हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में कल्टीवेशन, रेवेन्यू सिस्टम और इंडिगो के बारे में पढ़ के आए थे, तो अब हमें उसी को कंटिन्यू करना है। लास्ट लेक्चर हमने कहाँ पे खत्म किया था? हमने देखा था 2 तरह के इंडिगो की कल्टीवेशन के तरीके। एक था एनआईजे और एक था रियोट। तो अब हमें देखना है दिक्कत किसके साथ आई। दिक्कत आती है हमारी एन आई जे के साथ। ओके, अब इसके साथ क्या दिक्कत थी, अरे ये देखते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर 32 ओपन कर लीजिए सब। चलिए अब रीड करते हैं। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर एनआईजी कल्टीवेशन। जो प्लांटर्स थे उन्हें एरिया ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी एनआईजी कल्टीवेशन के लिए। इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। इंडिगो सिर्फ कहाँ ग्रो कर सकता है? जो फर्टाइल लैंड हो। अब फर्टाइल लैंड में दिक्कत क्या आ रही थी? एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। और जो फर्टाइल लैंड थे उन पे पहले से ही कोई ना किसी चीज की खेती कर रहा था। Only small plots scattered over the landscape could be acquired। तो छोटे छोटे जो जगहें थी, छोटे छोटे प्लॉट वो ही मिल पा रहे थे। Planter needed large area in compact blocks to cultivate indigo in plantation. Where could they get such land from? कल्टीवेशन के लिए इंडिगो की उन्हें ज्यादा कल्टीवेशन करनी थी, तो उन्हें बड़े लैंड की जरूरत थी जो उन्हें मिल नहीं पा रहा था। वो कहां से लेंगे? They attempt to lease in a land around the indigo factory and evict the peasant from the area। तो इंडिगो फैक्ट्री के आसपास का जो लैंड होता था वहां से वो क्या कर सकते थे? किसानों को भगा देते थे, हटा देते थे, वहां जबरदस्ती इंडिगो की खेती करते थे। इसी वजह से वहां कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बनी रहती थी। Nor was labor easy to mobilize। A large plantation required a vast number of hands to operate। कोई भी वहां पे अगर वहां लेबर को ही हटा देंगे वो, तो वहां कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। और इंडिगो की खेती के लिए अगर तुम्हें बड़ा प्लांट लगाना है, ज्यादा एरिया में खेती करनी है, तो ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। And labor was needed precisely at the time when peasants were usually busy with their rice cultivation। और पीजेंट जो होते थे किसान, वो अपनी खेती में वैसे ही व्यस्त होते थे। लेकिन अब तुमसे कहो नहीं, अपनी खेती छोड़ के हमारे लिए इंडिगो की खेती करो, तो वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एनर्जी कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लग्स एंड बुलक्स। प्लग्स और बुलक्स भी चाहिए थी। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग्स। दिस मीन दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघा वुड नीड 2000 प्लग्स। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ अ प्लग वाज अ बिग प्रॉब्लम। 1 बीघा जमीन के लिए 2 प्लग्स की जरूरत होती है, तो वैसे ही अगर कोई 1000 बीघा का खेत है तो वहां पे कितने की जरूरत हो गई? 2000 की। और 2000 प्लग्स खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लग जाते थे। Not good supplies by easily get from peasants since the plugs and bullocks were busy on their rice field। जो पीजेंट थे उन से भी हम नहीं ले सकते थे प्लग्स, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो भी अपने राइस कल्टीवेशन का उनका टाइम होता था। वो अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर नीडेड देम। ये वही टाइम होता था जब इंडिगो को भी नीड होती थी प्लग की। Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area and then NIJ cultivation. Less than 20%, 25% of the land producing indigo was under this system. This rest was under an alternate mode of cultivation, the riot system। तो क्या होता था वहां पे? एक लैंड फिक्स कर दिया जाता था इंडिगो की खेती के लिए, तो 25% जो लैंड था वो सिस्टम के अंडर में आता था, जो कि हमारा रियोटी सिस्टम कहलाता है। अब आपने एक टर्म देखी यहां, बीघा। बीघा क्या होती है? बीघा एक मेजरिंग यूनिट होती है लैंड की। बिफोर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के आने से पहले द साइज ऑफ दिस एरिया वेरिड। साइज अलग अलग होता था। इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 एन एकड़। 1/3 एकड़ हमारा 1 बीघा के इक्वल होता है इनके अकॉर्डिंग।
तो इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स हमारी सेकंड हेडिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमें करनी है वो है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट। Under the Riotti system, the planter forced the Riot to sign a contract and agreement सत्ता। तो क्या हुआ इसमें, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे क्या बोला जाता है, सत्ता। इसमें क्या था, they pressurized the village headmen to sign the contract on the behalf of Riots. Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rate of interest to produce indigo. तो क्या हुआ, जिन्होंने भी सत्ता साइन किया उन्हें लो इंटरेस्ट रेट पे लोन दिए गए, किस लिए, इंडिगो ग्रो करने के लिए। और ये जो एग्रीमेंट था ये फोर्सफुली उनसे साइन किया जा रहा था कि उनसे जबरदस्ती ये चीजें सब कराई जा रही थी। बट द लोन कमिटेड द रियोट to cultivated indigo at least 25% of the area under his holding। लेकिन लैंड का जो हिस्सा था, जैसे उसके पास अगर 1000 बीघे का कोई लैंड है तो उसमें से उसे 250 बीघा पर इंडिगो ही ग्रो करनी होगी, जब ही उसे लैंड पे लोन दिया जाएगा और लोन धीरे धीरे माफ होगा। ओके, द प्लांटर प्रोवाइड द सीड एंड द ड्रिल। प्लांटर सीड भी प्रोवाइड करेंगे और ड्रिल भी। While the cultivator prepared the soil, sowed the seed and look after the crop। जो कल्टीवेटर होंगे किसान, उनका काम क्या होगा, सीड डालना, उसे पानी देना और उसे देखना कि वो सही से ग्रो करे। एक इमेज दी हुई है, वर्कर हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th century इन बंगाल, और नीचे दी हुई है द इंडिगो प्लांट बिगिन ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड टू फैक्ट्री। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। एक और इमेज दी हुई है हमें, हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस में, कैसे खेत दिया हुआ है। ये पूरे आप रीड करेंगे एक बार इमेज कि इसमें क्या क्या लिखा है। वैसे हम देख चुके हैं इंडिगो कैसे ग्रो करता है, फिर भी आप एक बार इसे रीड कर लेंगे एक्टिविटी के तौर पर। ये आपका होमवर्क हुआ। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to Riot and the cycle started all over again। तो क्या होगा, पहले आपको लोन दिया जाएगा क्या ग्रो करने के लिए, इंडिगो। फिर आप जब इंडिगो ग्रो कर लेंगे तो आपका लोन माफ हो जाएगा और फिर आपको जो लोन होगा एक नया लोन फिर से दिया जाएगा। तो ये एक साइकिल थी जो चल रही थी बार बार। Peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was. The price they got for the indigo to produce was very low and the cycle of loan was never ended. That means उन्हें जो लोन दिया जा रहा था इंडिगो के लिए वो बहुत ही कम दिया जा रहा था, और लेकिन उनसे जो सामान लिया जा रहा था बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। There was other problems too. The planter usually insisted that indigo be cultivated on the best soil in which peasants preferred to cultivate rice, indigo moreover। That means peasant जो थे, किसान जो थे, उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि जहाँ पे वो अपने चावल उगाते हैं उस लैंड पे चावल ना उगा के इंडिगो उगाएं, क्योंकि वो फिर अच्छा उगेगा। इस वजह से उनकी चावल की खेती तो हो नहीं पा रही थी। Have deep roads and it exhausted the soil rapidly. After indigo harvest, the land could not be sown with rice. That means चावल की खेती के बाद आप इंडिगो की खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी जमीन पर इंडिगो की खेती करी तो आप वहां पर किसी और चीज की खेती कभी भी नहीं कर सकते, उसकी फर्टिलिटी इतनी ज्यादा कम हो जाती है। इसके बाद जब ये सब चीजें हुई तो लोगों ने इसका अगेंस्ट में आवाज उठाई और उसी को नाम मिला द ब्लू rebellion and after। ओके, तो क्या होता है इस रिबेलियन में। इन मार्च 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo। 1859 में मद्रास के छोटे छोटे किसानों ने जिनके पास जमीन थी इंडिगो उगाने से मना कर दिया।
As the rebellion spread, Riot refused to pay rent to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spear. और इसीलिए उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज पे भी हमला बोल दिया. Women turned up to the fight with pots, pan and kitchen implements. जो औरतें थी वो रसोई के सामान के साथ लड़ाई करने गई. Those who work for the planter were socially boycotted. और जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे उन्हें बाइकआउट कर दिया गया. बाइकआउट का मतलब होता है निकाल देना. And the Gamathas, agent of planter who came to collect rent, was beaten up. वो जो रेंट लेने के लिए आते थे उन लोगों को मारा गया. Riot showed that they would no longer take advances to show indigo, nor be bullied by the planters. Lathials, the lathi-wielding strongmen maintained by the planters. तो लोगों ने सोच लिया था, रियोट्स ने सोच लिया था कि अब हम इस चीज में नहीं करेंगे. अब कोई भी हमसे पैसे लेने आएगा तो हम उसे मारेंगे या और उनकी बात नहीं मानेंगे. Why did Indigo peasants decide that they would no longer remain silent? What gave them the power to rebel? Clearly, the Indigo system was intensely oppressive, but those who are pros do not always rise up in rebellion. They do so only at times. अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि एकदम से उन्हें क्या हुआ जो उन्होंने आवाज उठाई. तो उन्हें आवाज तो पहले उठानी चाहिए क्योंकि पहले भी सिस्टम गलत था, ये उन्हें समझ आ चुका था ये बात. तो कभी कभी कुछ चीजें होती हैं हिस्ट्री में जो एकदम से ही होती हैं, एकदम से ही लोगों की आवाज उठती है. ये उन्हीं मूवमेंट्स में से एक था. In 1859, the Indigo Riots felt that they had the support of the local zamindar and village headmen in their rebellion against the planter. तो जो रियोट्स थे, जो छोटे किसान थे, उन्हें लगा कि अब उन्हें विलेज मैन, जो विलेज का हेड है और जो जमींदार है, उनका सपोर्ट मिल चुका है, तो अब वो रेवोल्यूशन करेंगे तो सही रहेगा क्योंकि पहले वो बहुत खुद को कमजोर मानते थे. इसके बाद in many villages headmen who had been forced to sign indigo contract mobilized the indigo peasant and fought pitches battles with the lathials. बहुत से विलेजेस में जहां विलेज हेडमैन को फोर्स करके साइन कराए गए थे इंडिगो एग्रीमेंट पे, उन्होंने इसके आवाज उठाई और लड़ाइयां लड़ी लाठियाल्स के खिलाफ. लाठियाल्स क्या थे यहाँ? लाठियाल्स थे जो लोग रेंट लेने के लिए आते थे. In other places, even the zamindar went around villages using the riot to resist the planter. These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on long distances. That means उस टाइम पे जो जमींदार थे कुछ कुछ अपोज भी कर रहे थे कि जितने भी प्लांटर्स होंगे उनके पास पावर ज्यादा आ रही है, जमींदारों की पावर छिनती जा रही है, इस वजह से उन्होंने इसका अपोज भी किया. The Indigo peasant also imagined that the British government would support them in their struggle against the planter. और जो peasant थे उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनका साथ देगी. After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. जैसा आप जानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में. 1857 में क्या हुआ था? 1857 में झांसी की रानी ने रिवोल्ट किया था, बहुत सारे जनों ने रिवोल्ट किया था. मेरठ से चिंगारी उठ के हमारी दिल्ली तक गई थी. ये चीज हुई थी 1857 में. तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो अंग्रेज जो थे बहुत ज्यादा डरे हुए थे. तो उन्होंने 1859 में वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा दोबारा कोई रिवोल्ट हो. When the news spread of smearing revolt in the Indigo district, the Lieutenant Governor tortured the region in the winter of 1857. The riot saw the tour as a sign of government sympathy for their plan. जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उन्होंने सोचा कि मैं अब उनके वहां पे एक विजिट करूंगा तो पीजेंट को लगा कि ये हमारे बिहाफ पे आ रहे हैं. उसके बाद when in Barsat, the magistrate ALC Eden issued a notice stating that the riot would not be complete to accept Indigo's contract. तो एक नया नोटिस आया कि जो रियोट होंगे उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा इंडिगो एग्रीमेंट साइन करने के लिए. Word went around the Queen Victoria had declared that Indigo need not to be sown. Eden was trying to placate the peasant and control an explosive situation, but his action was read as support of the revolution. That means
क्या हुआ उस टाइम पे, क्वीन ने बोल दिया अब हमें इंडिगो की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इंडिगो की खेती अब कम कर दी जाएगी। और जो भी उनके एक्शन थे, उन्होंने सोचा था उनके एक्शन से जो सिचुएशन बन रही है वो कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ, सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। As the rebellion spread, rebellion intellectual from Calcutta rushed to the Indigo district. They wrote of the misery of the riots, the tyranny of the planter, and the horrors of the Indigo system. Worried by the revolution, the government brought in the military to protect the planter from assault. रिवॉल्यूशन के खतरे के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, आर्मी लगा दी गई प्लांटर्स की सेफ्टी के लिए। And set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. एक कमीशन बनाई गई, कौन सी, इंडिगो कमीशन। The commission held the planters guilty and criticized them for the corrosive method that used with indigo cultivators. जो कमीशन थी उन्होंने प्लांटर्स को दोषी माना और बोला ये सिस्टम जो था जबरदस्ती साइन कराने का, ये बहुत ज्यादा गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। It declared that the indigo production was not profitable for riots. The commission asked the riot to fulfill their existing contract, but also told them they would refuse to produce indigo in future. कि वो अभी का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो तो पूरा कर लें, लेकिन आने वाले कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट ना लें, ये उनसे बोला गया। तो इस वजह से रिबेलियन ये थम गया। एक सोर्स आपको दिया हुआ है, आई वुड राइट बैक देन सो इंडिगो, ये सोर्स आप रीड करेंगे। इसके बाद आपको दिया है आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, इंडिगो प्रोडक्शन बंगाल में बिल्कुल खत्म हो गया। बाय द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, जो प्लांटर थे वो बिहार चले गए। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी द बिजनेस वाज सेवरल इफेक्टिव। पहले क्या नेचुरल डाई चाहिए थी, पर अब सिंथेटिक डाई मतलब आर्टिफिशियल डाई भी बनने लगी थी, जिस वजह से इंडिगो की डिमांड कम हो गई थी। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of Bengal cultivator there. Mahatma Gandhi visit in 1970 marked the beginning of Champaran movement against the indigo plantation. जैसे बंगाल से वो कहाँ चले गए, बिहार में, तो 1817 में क्या हुआ, चंपारण मूवमेंट हुआ। महात्मा गांधी के अंडर में बिहार में इंडिगो की ही खेती के दौरान, ओके, इंडिगो की खेती के अगेंस्ट में। इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, एल्सवेयर इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज में भी इंडिगो प्रोड्यूस होता था। तो इस बॉक्स में आपको इंडिगो हमारा वेस्ट इंडीज में कैसे ग्रो होता था इसके बारे में दिया हुआ है, आप इसे एक बार रीड कर लेंगे। इसके साथ ही हमारे चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है और अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 37। तो पहली एक्सरसाइज जो हमारी गिवन है वो है मैच द फॉलोइंग, ओके। तो चलिए सबसे पहला वर्ड हमें क्या गिवन है, सबसे पहला वर्ड हमें गिवन है रियोट। रियोट क्या होता है मुझे बताइए, रियोट किसके साथ मैच होगा, विलेज के साथ मैच होगा, पीजेंट के साथ मैच होगा, कल्टीवेशन ऑन रियोट्स लैंड के साथ मैच होगा, ये कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड के साथ मैच होगा, बताइए। तो रियोट हमारे क्या थे, रियोट थे हमारे पीजेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं चैप्टर में, ओके। सेकंड इज महल, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इजी भी है। तो महल हमारा किसके साथ मैच होगा, महल हमारा मैच होगा विलेज के साथ, ये मैं आपको बता चुका हूं ये चीज भी। थर्ड इज NIJ, NIJ निज क्या है, कल्टीवेशन है रियोट लैंड का, या कल्टीवेशन है प्लांटर्स के ऑन लैंड का, तो बताइए। तो NIJ क्या था, हमारा रियोटी है वो रियोट लैंड पे होगा, और NIJ जो होगा वो होगा हमारे ऑन लैंड पे, ओके। तो आप ये एक्सरसाइज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो है
fill in the blanks. That means Phillips. पहला रीड करेंगे अब। पहली स्टेटमेंट है growers of wood in Europe saw dash as a crop which would produce competition to their earning. तो क्या देखा उन्होंने, किसका कंपटीशन था? वुड। वुड एक डाई है, तो डाई हमारी कौन सी पढ़ी है हमने? डाई पढ़ी है हमने इंडिगो। ओके, तो ये हमारा कंपटीशन था किसका? इंडिगो का। नेक्स्ट इज the demand for indigo increased in the late 19th century because of, किस वजह से डिमांड इसकी इंक्रीज हो गई थी इतनी ज्यादा? तो वो हुई थी बिकॉज ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन के प्रोडक्शन की वजह से डिमांड यूज हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। ओके, नेक्स्ट इज The international demand for indigo was affected by the discovery of, किसकी डिस्कवरी के बाद इंडिगो की डिमांड कम हो गई थी? ये हमने देखा इंडिगो की डिमांड ज्यादा हुई कॉटन प्रोडक्शन की वजह से। और इंडिगो की डिमांड किसकी वजह से कम हुई? इंडिगो की डिमांड कम हुई सिंथेटिक डाइज की वजह से। ओके, नेक्स्ट इज द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट। चंपारण मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? तो हमें पता है, हम इस चैप्टर में एक ही चीज पढ़ के आए हैं, इंडिगो। तो इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था चंपारण मूवमेंट। ओके, ये नोट डाउन कीजिए आप। फिर हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है क्वेश्चन आंसर। ओके, तो हमें देखना है अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा डिस्कस द मेन फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट के हमें मेन फीचर्स बताने हैं, तो चलिए बताते हैं। पहला मेन फीचर जो परमानेंट सेटलमेंट का था, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, याद रखिएगा। मेन पहला आता है द अमाउंट पेड बाय द जमींदार टू द कंपनी वाज फिक्स। जो रेंट अमाउंट पे करना होता था उन्हें, वो जो अमाउंट था वो फिक्स था, जो उन्हें रेवेन्यू देना होता था। सेकंड था जो राजा थे वो ही वहां के जमींदार थे। थर्ड था इसका फीचर, जमींदार लॉस्ट देयर राइट ओवर द लैंड व्हेरेवर दे फेल टू मेक पेमेंट टू द कंपनी। अगर वो पेमेंट करने में फेल होते हैं तो वो जमींदार नहीं रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ वाज द मालावारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सिस्टम। मालावारी सिस्टम परमानेंट सिस्टम से अलग क्यों था? तो आप देखेंगे मालावारी सिस्टम में क्या था, राजा जमींदार नहीं थे, जो ब्लेड हेडमैन थे, हेडमैन, उन्हें ही राजा बनाया गया था। मतलब उन्हें ही जमींदार की तरह एक दी गई थी कि वो जाएंगे इकट्ठा करके वो ही हमें जमा करेंगे। ओके, रेवेन्यू जो था वो फिक्स नहीं था, रेवेन्यू चेंज होता था लैंड टू लैंड, नॉट फिक्स। ओके, और पेमेंट फेल होने पे उनकी भी जमीन चली जाती है, ये चीज दोनों को कॉमन थी। गिव टू प्रॉब्लम विच अक्रॉस विद द न्यू मुंडो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। कौन सी दो दिक्कत मुंडो सिस्टम में आई थी? तो मुंडो सिस्टम में जो दिक्कतें आई थी, पहली थी रेवेन्यू डिमांड जो थी वो फिक्स थी और बहुत ज्यादा हाई थी। वही फिक्स और हाई हमारा पहला रोटवारी, मतलब हमारा जो परमानेंट सेटलमेंट था। सेकंड था पीजन वर अनेबल टू पे द रेंट व्हिच कल्टीवेटेड इनटू विलेज गेटिंग डेजर्टेड। और जो हमारे खेतों में, मतलब जो लोग वो नहीं दे पाए थे रेंट, उनका खेत बिल्कुल बेकार हो रहा था। नेक्स्ट इज व्हाई वर रियॉर्ड्स रियली गोइंग टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो को उन्हें क्यों करा गया जबरदस्ती ग्रो करने के लिए? तो उन्हें वैसे तो दे पेड वेरी लो प्राइसेस ऑफ इट। The riot never saw any profit accruing the plant
प्लांटेशन एंड रोड वर आस्क्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन अ फर्टाइल लैंड। 3 पार्ट इसमें दिए हुए हैं जिनकी वजह से रोड्स को इंडिगो ग्रो करने का मन नहीं करा। कौन कौन सी चीज? एक तो उन्हें लोन बार बार दिया जा रहा था, ऊपर से उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो इस तीसरा उन्हें जो उनकी फर्टाइल लैंड थी उसमें उन्हें खेती करनी पड़ रही थी। लास्ट के 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है और यहाँ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और अगले चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।